Hello everyone, welcome you all in today's class. I hope you all are doing well. और आपके पेपर भी अच्छे जा रहे होंगे साथ साथ. तो today we are going to discuss about paper 1, 2025 component 1 and 1. O level आपके पास है और इसको हम सॉल्व करने आगे चलेंगे अभी. Starting with the first part, as it's mentioned very clearly. So question number 1, it's all about the size. The size of a file can be measured using a different data storages or storage units. Tick one box to show the smallest data storage unit. यहाँ पर उसने बात की है smallest storage unit. नॉर्मली हमारे पास बच्चे बोलते हैं सर बिट हमारे पास है सबसे छोटा यूनिट, और जो कि सच भी है. बट अगर बिट की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्टली बिट हमें मेंशन नहीं है. ठीक है, हमारे पास बाइट है, गीगाबाइट है, कीबी बाइट है, गीगी बाइट है, कीबी बाइट है और निबल है. अगर हम बात करें निबल की तो एक बाइट के अंदर आपके पास होते हैं 2 निबल्स. ठीक है, तो इट्स मीन दैट कि 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स. तो अगर इसको देखा जाए इन सब के अंदर तो सबसे आपके पास जो छोटा बिट आपके पास है वो है आपका निबल. तो इस वक्त राइट आंसर हमारे पास, जो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर हमारे पास है निबल. निबल के बाद सेकंड क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, मतलब पार्ट बी है क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें आपसे पूछ रहा है स्टेट हाउ मेनी टीबी बाइट्स टीआईबी आर इक्वल टू 2 पीबी बाइट्स. पीटा बाइट इनको बोले, टेरा बाइट बोले. अगर हम बात करें नॉर्मली हमारे पास जो वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं तो वो हमारे पास आएगा, सिंपल है 2048. क्यों? क्योंकि सिंगल के अंदर 204 टेराबाइट जो है वो इक्वल टू होता है 1 पीटाबाइट के. तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि भाई 2 इंटू 1024, जिसका फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 2048 टीबीज. ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेशन आपने दिखानी थी. अब अक्सर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि सर वर्किंग में क्या दिखाएं. एक नंबर है, सिंपल से एक स्टेप आपने दिखाना होता है कि भाई हाँ आपका 204 या तो आप 2 पावर n के साथ लेकर आओ या सिंपल से डायरेक्ट आंसर दे दो. दोनों ही यहाँ पर क्या है, एक्सेप्टेबल है. पार्ट सी, द साइज ऑफ अ फाइल नीड टू बी रिड्यूस. गिव द नेम ऑफ द प्रोसेस दैट इज यूज टू रिड्यूस द साइज ऑफ अ फाइल. अब क्योंकि यहाँ पर आपके पास बात आ रहा है, क्योंकि जब भी हम फाइल साइज को रिड्यूस करने की बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं कंप्रेशन. तो आप यहाँ पर आ सकता है कंप्रेशन, या आप इसको लिख सकते हो फाइल कंप्रेशन. दोनों ही क्या है, एक्सेप्टेबल है. या तो कंप्रेशन आंसर लिखो या फिर आप बताओ उसके अंदर वो फाइल कंप्रेशन हमारे पास मेंशन. पार्ट 2 says one reason the size of a file may need reduce is so that it has a shorter transmission time. बहुत क्लियरली मेंशन किया है इसने कि भाई एक रीजन जो आपके पास है वो एक रीजन हमारे पास क्या है, शॉर्टर ट्रांसमिशन टाइम. वन रीजन जो ऑलरेडी मेंशन है. गिव वन अदर रीजन व्हाई द साइज ऑफ अ फाइल में नीड टू रिड्यूस. अक्सर जो बच्चे सवाल कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई एक रीजन आपके पास है, फाइल लिखा, दूसरे नीचे लिखा भाई रीजन लिखना है कि भाई फाइल साइज से क्या होता है, हमारे को रिड्यूस क्यों करते हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है. तो यहाँ पर आपको ये बात बताना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि उसने सवाल के अंदर ऑलरेडी आपको शॉर्ट डिस्टेंस के बारे में बता दिया. इसका मतलब है ये रीज़न के अलावा आप कोई भी रीज़न वहाँ पर मेंशन कर सकते हो. ठीक है, अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई आपके पास क्या है, हम स्टोरेज सेव कर रहे हैं हमारी हार्ड ड्राइव के अंदर, हम अपनी बैंडविड्थ सेव कर रहे हैं. ठीक है, देखो शॉर्टर ट्रांसमिशन टाइम के किसी भी जगह पर अपलोड और डाउनलोड होने का टाइम कम लगे, हम उसको कम यूज़ करना है. स्टोरेज है, क्लाउड स्टोरेज है, उसको कम यूज़ करना है. तो द बेस्ट वे और बेस्ट पॉइंट ओवर हियर इज वी कैन से टू सेव स्टोरेज स्पेस ऑन अ हार्ड ड्राइव और SSD. ठीक है, एक लाइन लिखना है. शॉर्टर टाइम के अलावा आप कोई भी रीज़न यहाँ पे मेंशन कर सकते हो.
Question number 2, it says a cloth store has a ticket system to allow the customer to speak to a personal shopper. The ticket display a ticket number in a hexadecimal, for example 11B. Hexadecimal के अंदर हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है. पार्ट ए क्या है? द टिकट सिस्टम हैज एन आउटपुट डिवाइस दैट क्रिएट अ पेपर टिकट. क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है? वो क्रिएट कर रहा है क्या? पेपर टिकट. आइडेंटिफाई एन अप्रोप्रिएट आउटपुट डिवाइस टू प्रोड्यूस द पेपर टिकट. अगेन हमारे पास यहां पर उसने क्या बोला भाई? पेपर टिकट की बात कर रहा है. और जब भी हम पेपर की बात करते हैं तो हमारे पास किसकी जरूरत पड़ती है? प्रिंटर की. ठीक है. अब यहाँ पर आप सिंपल आपका आंसर आएगा कि भाई हमारे पास क्या है? आउटपुट डिवाइस जो लगी हुई है वो कौन सी लगी हुई है? प्रिंटर लगी हुई है. इनजेक्ट प्रिंटर बोलो, लेजर जेट प्रिंटर बोलो, डजंट मैटर, प्रिंटर इज आर करेक्ट आंसर ओवर हियर. अगर आप लेजर जेट लिख देते हो या इंजेक्ट भी लिखते हो तो भी आपका जवाब क्या है? एक्सेप्टेबल है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. पार्ट बी, ईच टिकट number is stored as a binary number in the ticket machine. The ticket number are 14B and 97A. Convert the two ticket numbers from hexadecimal to binary. हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाना है. 2 नंबर का सवाल है, वर्किंग स्पेस इसने दिया हुआ है. जैसे हम हमेशा बात करते हैं जितने डिजिट्स हैं हर एक डिजिट एक अपनी वैल्यू कंसीडर रखता है. ठीक है. तो हमारे पास आकर डिफरेंट ग्रुप 1, 4 and B. 1, 4 and B. B इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? 11, राइट. हाँ, अगर हम यहाँ पे देखें कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है? 10 है, 11, 12, 13, 14 एंड 15. सो अब हमारे पास है 11. तो हमारे पास इसका मतलब आ गया 11. तो हमने लिखा 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8. अब इसको सॉल्व करना है. या तो आप ग्रेटर देन और लेस देन कर लो. लाइक कैसे? इज 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8? नो, 0. इज 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4? नो, 0. Is 1 is equal to greater than 2? No. Is 1 is greater than equal to 1? Yes. एक टेक्निक तो ये कि आप वैल्यू को माइनस करो, या फिर आप ये चेक करो कि आपने इन 4 में से उन कौन कौन से नंबर्स को ऐड करना है कि जिसका आंसर क्या बने? 4 बने. तो यहाँ पे 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 1, 0, 0 एंड 0. अब हमें 11 बनाना है. तो 11 बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? 8 + 2 इज इक्वल टू 10. 10 + 1 11. तो आपका आंसर क्या आ गया? आखिरी वाला 11 आ गया. सो योर फाइनल आंसर फॉर दिस 0, 0, 0, 1, देन 0, 1, 0, 0, देन 1, 0, 1, 1. सबसे बेस्ट एंड ईजी तरीका, जितनी भी हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ हैं उन सब की अपना अपना पार्ट है. लाइक अब हम इसको यहाँ पे करते हैं. हमारे पास क्या है? 9, 7 और A. A इक्वल टू क्या हमारे पास? 10. So 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8. So 9 बनाने के लिए 1, 0, 0, 1. 7 बनाने के लिए 0, 1, 1, 1. 10 बनाने के लिए 8. ठीक है. जहाँ जहाँ पर वैल्यू के 1 आएगा, क्योंकि इसका फार्मूला क्या है कि डिजिट पोजीशन को मल्टीप्लाई कर दो डिजिट वैल्यू के साथ, तो आपके एंड में रिजल्ट वही आना है जो हम डायरेक्टली मेंशन कर रहे हैं. सो इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या है? 1, 0, 0, 1, देन 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0. दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सवाल को आपने बहुत फोकसली पढ़ना है कि 2 टिकट नंबर के जो 2 टिकट नंबर हमारे पास थे वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? वो हेक्सा से बाइनरी पे जा रहे हैं. हेक्सा से बाइनरी पे जाने के लिए आपको जो ज़रूरत पड़ेगी वो किसकी ज़रूरत पड़ेगी? आपको जो ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी आपको ग्रुपिंग की, जो ग्रुपिंग हमने यहाँ पर मेंशन कर दी. नेक्स्ट पार्ट, गिव 2 रीजन व्हाई द टिकट नंबर इज डिस्प्ले एज अ हेक्साडेसिमल इंस्टेड ऑफ बाइनरी. इजी टू रीड एंड राइट, इजी टू अंडरस्टैंड, लेस चांस ऑफ एरर,
ठीक है, इट्स टेक लेस टाइम। तो मल्टीपल रीज़न हमारे पास हैं कि हम हेक्साडेसिमल में क्यों लिखते हैं। तो बेस्ट वे कि हम यहाँ पे कैसे लिखें, हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई इट ईजियर फॉर द ह्यूमन टू रीड एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, कि जो भी आपके पास डेटा है उसको आसानी तरीके से आपके पास क्या है कि हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, इट इज़ ईजियर फॉर ह्यूमन टू रीड एंड अंडरस्टैंड। सेकेंड पार्ट हमारे पास आ गया कि अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास लेस चांसेस हैं, आपके पास लेस चांसेस ऑफ टाइपिंग एरर्स। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर आ गया कि भाई आपके जितने भी आपके चांसेस हैं, लेस चांस आपके पास बढ़ जाते हैं, सॉरी लेस चांसेस होते हैं आपके पास, आप मिस्टेक्स कम से कम करते हो। तो इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर ये 2 पॉइंट आ गए। मूविंग फॉरवर्ड, द टिकट नंबर कुड बी रिप्रेजेंट एज अ डेनरी, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है। 2 टिकट नंबर किस में है, हेक्साडेसिमल में, जिससे हमें रिप्लेस करना है किसके अंदर, डेनरी के अंदर रिप्लेस करना है। अच्छा, अब डेनरी में यहाँ पे इसको रिप्लेस करने के लिए इसने यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा स्पेसिंग वगैरह नहीं दी है, तो हम यहीं पर ही डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि 3 डिजिट्स हमारे पास हैं, तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, सी की वैल्यू हमारे पास क्या हमने ऊपर मेंशन करी है, यहाँ पर अभी हम टोटल जब कर रहे थे सी है 12। तो जो फॉर्मूला हमारे पास आता है वो क्या आता है, सबसे पहले हमारे पास है सी इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16 प्लस 0 इंटू 256। अब आप बोलोगे सर ये कैसे आया, मैं थोड़ा सा इसको अलग तरीके से यहाँ पे मेंशन कर देते। 16 पावर 0 प्लस 16 पावर 1 प्लस 16 पावर 2, 3 डिजिट हमारे पास हैं, तो तीनों के पावर हमारे पास ये आ रहा है। सो 2 के ऊपर क्या है, 0 इंटू 256 ब्रैकेट प्लस 2 इंटू 16, ठीक है 16 पावर 1 है तो 16 आया, प्लस तीसरे में हमारे 16 की पावर जब 0 तो उसका मतलब क्या होता है 1, वैल्यू हमारे पास क्या है सी का मतलब क्या है 12 इंटू 1। तब हमारा आंसर क्या आएगा जब हम इसको टोटल करेंगे, ये तो आपका 0 हो गया, और यहाँ पे जब आपने इसको डबल किया तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया 32, सॉरी 2 पावर 2 32 एंड प्लस 12 इक्वल टू 44। तो योर फाइनल आंसर इज 44। सेम थिंग यू हैव टू डू इन द नेक्स्ट पार्ट। अब हम डायरेक्ट करेंगे, सो 1 इंटू 256 प्लस 0 इंटू 16 प्लस बी की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, अभी हमने निकाली ऊपर 11 इंटू 1। अब आप इसको सेव कर दो, 256 आपके पास है एक जगह पर और 11 तो 267 आपका फाइनल आंसर है, 267। दोनों आंसर आपके पास आ गए। एक आंसर आया आपका 44, सेकंड आपका आंसर आया 267। गॉट इट? ओके, सो फर्दर मोर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द डेनरी नंबर्स इनटू हेक्साडेसिमल। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि ये नंबर्स हैं जिसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करके दिखाना है। अगेन जब सबसे बेस्ट और इजी तरीका हमारे पास क्या है कि हम इसको ले जाएं किस में, एलसीएम मेथड के अंदर। क्या हम इसको किससे सॉल्व करें, एलसीएम पे सॉल्व करें कि एलसीएम पे हमारे पास वैल्यू क्या आती है। ठीक है, सो अब हम इसको करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 109 16, सो 16 6 टाइम हमारे पास आंसर आता है। ठीक है, 96 में से जब हम 109 को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा 13। तो ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, इसका मतलब है 6 और 13 इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, डी होता है, राइट।
तो हमारे पास पहला आंसर क्या आ गया, डी आ गया। अब हम सेकंड को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास है 415। सो अब वैल्यू हमारे पास ज़्यादा है। अगर हम यहाँ बात करें फर्स्ट 2 डिजिट्स की अगर, तो 16 2 ज़ा 32, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 16 2 ज़ा 32 और आपकी वैल्यू यहाँ पर आ गई नेक्स्ट वाली, ठीक है। तो आपके पास आगे डेटा चला गया, मतलब कि आपके माइनस कर दे 32 को तो 9 आपके पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। 95 आपके पास है, जैसे उसमें तो हम 5 पे करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाती है 75। और अगर हम टोटल की बात करते हैं कि 16 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आता है 400। सो 16 5 ज़ा 400 हो गया, रिमाइंडर कितना बचा 15। 16 1 ज़ा 16, रिमाइंडर बचा 9। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया 19 ओवर हियर 19 एंड देन हमारे पास ऊपर का डेटा तो 15। सो 15 का फाइनल आंसर क्या हो गया 19F। तो हमारे फाइनल आंसर जो इसके ऊपर आ गया, तो हमारे पास आ गया पहले 6D एंड सेकंड हमारे पास आ गया 19F। इट्स नॉट 19F, इट्स 19F, क्योंकि आपका पहला आपके पास, क्योंकि आंसर हमारा आपका ये हमेशा ऊपर जाता है, तो यहाँ से 1 9 और 15 इज इक्वल टू F। अक्सर बच्चे यहाँ पर आके छोड़ देते 25 के ऊपर, बट 25 इज़ नॉट द आंसर, क्योंकि 25 मजीद 16 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर आकर हमारे पास इसका पार्ट 2 क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, जिसके अंदर हमने हमारी वैल्यूज जो थी डेनरी में उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर इस्तेमाल हो रही हैं। पिक्सल है, ठीक है। सॉरी, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एन इमेज इज कन्वर्टेड टू द बाइनरी टू बी रिप्रेजेंटेड बाय अ कंप्यूटर, complete the table with the missing term and definition about representing an image। तो इससे पहले जगह भाई इमेज के बारे में बताया गया। The smallest, this is the smallest component of an image। सबसे छोटा कंपोनेंट या जिससे बना के अब क्या आती है, सबसे पहले आपके पास आता है पिक्सल। सो आपके पास आ गया पिक्सल। The smallest element of an image is known as pixel। रेजोल्यूशन की बात की जाती है, तो रेजोल्यूशन के अंदर आपके पास हम बात कर रहे होते हैं कि जितने नंबर ऑफ पिक्सल्स आपके पास हैं, जिन कॉम्बिनेशन के पिक्सल की कॉम्बिनेशन से जो हमारे पास यहाँ पर आपकी इमेज बन रही है वो बनती है रेजोल्यूशन। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्सल जो हम बोलते हैं ना 10.80, सो 1080, ठीक है, 720, 800, 600 बाई 800 इज अ पिक्सल। तो ये 600 बाई 800 जिसमें हाइट और विड्थ जब आ जाए तो उसको कहा जाता है रेजोल्यूशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि भाई द टोटल नंबर्स ऑफ पिक्सल दैट मेक अप एन इमेज, लाइक हम बोल सकते हैं विद into height। Third one is, this is the number of bits used to create each color in an image। इमेज बनाने के लिए तो रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ती है, दूसरा बनती है कलर कॉम्बिनेशन की। और जिस मेथड से कलर कॉम्बिनेशन बनाया जाता है जिसको कहा जाता है, जिसमें बिट से कैलकुलेशन होती है, वो होती है कलर डेप्थ। सो आपके पास आ गया कलर depth। Last part, this is additional data that is stored within an image that can provide the information such as the time and the date the image was taken। अब जब यहाँ पर आता है तो ये थोड़ा सा टॉपिक मिक्स हो जाता है, क्योंकि हमने अगर बात करें तो डायरेक्टली ऐसे टॉपिक को कभी डिस्कस नहीं किया था, या हमने डेटा पैकेट्स में हेडर की बात की थी। जब भी इमेज की बात आए और इमेज के उसके अपनी मॉडिफिकेशन या वो कब बनाई गई है, किसने बनाई गई है, इस टाइप के डेटा की जब हम बात करते हैं तो उसको कहा जाता है मीटा डेटा, जिसमें उसको बनाने का टाइम, किस वक्त वो बनाई गई है, उसकी डिटेल्स आपके पास, वो सारी की सारी जो स्टोर होती हैं वो आपकी स्टोर होती हैं मीटा डेटा के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है मीटा डेटा, ठीक है।
Next, question number 4. Question number is all about like asking a restaurant has an electronic ordering system. The system allows the customer to select the food they want to order. The data for the order is transmitted across their network to computer in the restaurant kitchen. कि भाई वो जो भी ट्रांसमिट हो रहा है डेटा अक्रॉस द नेटवर्क हो रहा है. पार्ट ए क्या है? द डेटा इज सेंड यूजिंग अ सीरियल full duplex data transmission. Give two reasons why serial full duplex is suitable the data transmission method for the data. So यहाँ पे हमें दो रीजन देने, दो पॉइंट्स हैं. तो फर्स्ट पार्ट you have to write about the serial or you can write about the full duplex. Then the second point you can write about the serial or whatever the decision you wanted to write. So क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्योंकि वो बता रहे हैं कि भाई आपका ये काम क्यों अच्छा होना चाहिए, तो हम पहले लिखेंगे भाई लेस रिस्क. क्योंकि आपके पास डेटा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमीटर हो रहा है, वो स्लो है बट रिस्क फ्री है, मतलब इसमें लेस चांस है डेटा लॉस होने के. लेस रिस्क ऑफ डेटा स्क्वे ओवर लॉन्ग distance and you can write fewer wires is going to be used and fewer wire can use. Second, full duplex, क्योंकि फुल डुप्लेक्स आपके डेटा सेंड और रिसीव एट द सेम टाइम करता है, साइमल्टेनियसली करता है, तो वो कम्युनिकेशन को क्या कर देगा, स्पीड अप कर देगा. जो लॉन्ग यानी कि जो आपका सीरियल से स्लो हो रहा है वो यहाँ पर आके पता ही नहीं चलेगा डेटा कितना स्लो पे जा रहा है, क्योंकि वो उसको क्या कर देगा, फास्ट कर देगा. अलाउ डेटा टू बी सेंट एंड रिसीव्ड साइमल्टेनियसली speeding up. ठीक है, तो इसके दो पॉइंट हमारे पास थे, बहुत इजी सिंपल. सवाल में जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो सवाल पूरा नहीं पढ़ते. यू हैव टू बी मोर फोकस्ड ऑन योर क्वेश्चन. पार्ट 2 ए का, गिव वन इम्प्रूवमेंट दैट वुड बी मेड टू द डेटा ट्रांसमिशन इफ पैरेलल ट्रांसमिशन इज यूज इंस्टेड ऑफ सीरियल. भाई सबसे बेस्ट इम्पॉर्टेंट है कि शॉर्टर डिस्टेंस के लिए सबसे फास्ट स्पीड है इसकी, यही एक फ़ायदा है. इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ आपके पास ये बोलो कि भाई मल्टीपल चैनल यूज़ करेगा, बट होगा क्या, फास्ट डेटा ट्रांसफ़र होगा. तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई फास्टर डेटा ट्रांसफ़र ओवर वेरी short distances. ठीक है, गॉट इट. पार्ट बी, a checksum is used to check the data for errors after transmission. Describe the process of the checksum error detection method. अब इसमें आपने पूरा का पूरा प्रोसेस मेंशन करना है कि जिस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, चेकसम जो है वो काम करता है. सो हमारे पास आ जाता है कि हम यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे पहले वो वैल्यू कैलकुलेट करता है, वैल्यू जनरेट करता है, कैलकुलेट करता है एक यूजिंग अ प्रॉपर एल्गोरिथम के थ्रू. ठीक है, और उस एल्गोरिथम के थ्रू जो है वो उसको बनाने से पहले ट्रांसमिट करता है, बनाई जाती हैं, उसके अंदर वैल्यूज़ होती हैं, फिर पुट की जाती हैं, एरर चेक किया जाता है, अगर एरियर है तो ठीक है, नहीं तो वो दोबारा से क्या करेगा, चेक किया जाएगा. तो हम यहाँ पे बात करते हैं, a value is calculated from the data before transmission. Using an
एल्गोरिथम, ठीक है। देन checksum value is transmitted along with data, then the receiving computer recalculated calculates the checksum using the same algorithm. Same algorithm. Then we can say the two values are compared. ठीक है। If compare कौन सी value? Sender and receiver. If value do not match, an error has occurred. अच्छा, पेपर में आपने ये वाली मिस्टेक नहीं करी जो मैंने करी, आपने स्पेसेस नहीं देने, आपने कंटिन्यूस लाइन लिखना ताकि आपके पास नीचे जगह बचे, ठीक है। सो ये हमारे पास 5 पॉइंट, 5 नंबर का सवाल डिटेल के अंदर आप लिखोगे, बट आप क्वेश्चन को रिपीट नहीं करोगे, मतलब आप अपनी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट नहीं करोगे। आपने अगर ये बोल दिया कि भाई कैलकुलेट होती है, बनाई जाती है, या बोल दो वैल्यू इज जनरेट बाय यूजिंग अ एग्रीड एल्गोरिथम, तो भी ठीक है। अब एग्रीड एल्गोरिथम विल गिव द वैल्यू एंड ऑल दिस, क्योंकि आपने ऑलरेडी जनरेट का वर्ड बोल दिया है, तो बाद में उसको अपने ही जवाब को एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा एक्सटेंड करोगे उतने आपके मार्क पॉइंट्स कम बनेंगे, जितने मार्क पॉइंट्स कम मिलेंगे बनेंगे उतना आपका रिजल्ट खराब होगा। तो यू हैव टू बी मोर फोकस। आइडेंटिफाई वन अदर एरर चेकिंग मेथड दैट कुड बी यूज्ड टू चेक फॉर द एरर्स इन द डेटा। अदर की बात की है, ठीक है। तो अगर कोई दूसरे की बात की जाएगी, आप किसी भी डेटा की बात कर रहे हो, भाई ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो आपका ARQ आ सकता है, चेक डिजिट आ सकता है, आपके पास पैरिटी चेक आ सकता है। तो कोई भी एक नाम आपने मेंशन करना है, तो हमारे पास आ गया पैरिटी चेक। दोबारा से चेक सम नहीं लिखना। कुछ पेपर हमारे पास जब आई थी इसकी ट्रांसक्रिप्ट, तो कुछ बच्चों ने नीचे दोबारा से क्या लिखा हुआ है, चेक सम लिखा हुआ है, तो आपने वो वाली मिस्टेक नहीं करनी। Part C, a customer can order food from the home using the internet. The data for their order is broken down into packets and transmitted across the network, internet to computer in the restaurant kitchen. कि भाई वो नेटवर्क पे इंटरनेट के थ्रू जो है वो कंप्यूटर के पास आ रहा है। टिक वन बॉक्स टू शो विच आइटम वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द पैकेट हेडर। नॉट बी, उसने पहले आपको बोला भाई नॉट बी, ठीक है। तो पहला आपके पास है डेस्टिनेशन एड्रेस मीन्स IP, जनरेटर IP मीन्स रिसीवर जो इसने बनाई है उसकी IP हो गई, पैकेट नंबर सीक्वेंस ऑफ नंबर, पेलोड, क्योंकि पेलोड एक अलग से बात है, पेलोड जो है हमारी एक अलग सा पार्ट है आपके डेटा स्ट्रक्चर का, पैकेट स्ट्रक्चर का, तो वो पैकेट हेडर का हिस्सा कभी भी नहीं बन सकता। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, पेलोड आ गया। इसी का पार्ट 2, the packet of the data may need to be reordered when they arrive at the computer in the restaurant kitchen. Explain why the packet of the data may need to be reordered. अब उसके रीऑर्डर के हमें तरीक़ेकार बताने के, भाई आपका तरीक़ेकार क्या हो सकता है। 2 नंबर है, 2 पॉइंट मेंशन करने। देखो, क्योंकि पैकेट जब भी सेंड होते हैं पैकेट स्विचिंग के अंदर इंडिपेंडेंटली राउट्स के पास आ रहे होते हैं, वो डिफरेंट रास्ते कनेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके इंटरनेट की बात आ रही है तो वो इंटरनेट के ऊपर डिफरेंट
रास्तों से आपके पास आएगा। तो जब वो डिफरेंट रास्तों से आएगा तो वो ओरिजिनल सीक्वेंस में नहीं होगा। तो जैसे ही वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तो उसको अपने आप को क्या करना पड़ेगा, रीऑर्डर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कोई R1 से आ रहा है, कोई R2 से आ रहा है, कोई R3 से आ रहा है, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू वो आपके नेटवर्क पे आएगा। तो इसका मतलब है वो किसी भी एक रूट से नहीं आ रहा। तो जब वो कहीं भी रूट से नहीं आएगा तो वो दोबारा से क्या करेगा, अपने आप को रीऑर्डर करेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे भाई पैकेट सेंड्स आर sent independently across the internet and may take different routes which resulting in them arriving out of their original sequence। ठीक है, वो ओरिजिनल सीक्वेंस में नहीं आएंगे क्योंकि वो डिफरेंट राउट को यूज़ करेंगे, और डिफरेंट राउट जब तक वो पहुँचेंगे तो डेस्टिनेशन एड्रेस के ऊपर कभी भी वो सेम सीक्वेंस में नहीं होते हैं। इसलिए हमारे पास जो आखिरी में टेलर के अंदर क्या होता है कि टेलर जो एरर चेकिंग मेथड से आइडेंटिफाई करता है, या उसमें एक और पार्ट हमारे पास आइडेंटिफाई द मेथड टू चेक कि वो सीक्वेंस में पहुँचे या नहीं पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 5, द डेटा इज प्रोसेस्ड बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन अ कंप्यूटर दैट हैज़ अ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है जिसमें डेटा क्या हुआ, प्रोसेस हुआ है। कंप्लीट द टेबल विद द मिसिंग टर्म एंड द डेफिनेशन अबाउट प्रोसेसिंग डेटा। करंट इंस्ट्रक्शन, ये वो एरिया होता है जहाँ पर आपकी जो भी इंस्ट्रक्शन है वो डिकोड और एग्जीक्यूट की जाती है। तो आपके पास सिंपली हमारा आंसर ये होगा कि भाई होल्ड करता है, होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन, किस लिए होल्ड करता है, जो करंटली बीइंग डिकोडेड है, करंटली बीइंग डिकोडेड फॉर द प्रोसेस और एग्जीक्यूशन और एग्जीक्यूटेड। ठीक है, सेकेंड पार्ट, दिस इज अ प्रोसेसिंग यूनिट विद इन द CPU that can fetch decoded and instruction। ठीक है, अब देखो आप कंफ्यूज होते हैं, बच्चे से पेपर में बड़े कंफ्यूज हुए। उन्होंने बोला भाई ये जो पर्सन है हमारे पास है वो डिकोड और एग्जीक्यूट तो करता है, वो तो CIR का काम है, तो यहाँ पर भी CIR आएगा क्या? उसने बोला प्रोसेसिंग यूनिट दैट कैन फेच। अब ये चला गया प्रोसेसिंग यूनिट के पास। अब पहले हम फेज पूरा साइकिल के अंदर की बात करते हैं, अब ये फुल प्रोसेसिंग यूनिट की बात कर रहा है। तो प्रोसेसिंग यूनिट में 3 हिस्से हमारे पास मेन, यानी कि जो एरियाज हैं उसके जो अलग अलग टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, क्लॉक साइकिल, ठीक है, उसके बाद आपके पास हमारे पास आ जाता है कोर्स, फिर हमारे पास आ जाता है केशे। अगर क्लॉक की बात करें तो वो बात करता है नंबर ऑफ साइकिल्स की जो सिंक्रोनाइज करता है। केशे की बात करें तो वो रेयरली अपने पास डेटा को स्टोर करता है। तो तीसरी चीज़ जो हमारे पास बची वो क्या बची, कोर बची आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, कोर। ठीक है, another one, this is a list of all the commands that can be processed by the CPU। अब CPU को कौन बताता है कि भाई ये लिस्ट ऑफ कमांड है जो आपने करनी है। हेड हम देते हैं ऑपरा हैंड और ऑफ हैंड की बात करते हैं ना, तो ये सारी चीजें हमारे पास जहां से आती है वो आती हैं इंस्ट्रक्शन सेट से। इंस्ट्रक्शन सेट एक वो एरिया है जिसके ऊपर लिस्ट ऑफ कमांड्स होती हैं जो कि करवाई जाती हैं या करी गई होती हैं, किसके पास से, CPU के पास से। अब हमारे पास कैशे है, कैशे को ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि आपके पास ये CPU की क्या करता है,
आपकी मोस्ट ये स्टोर करता है सारी फ्रिक्वेंटली यूज डेटा को या इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, हम लिखते हैं भाई मेमोरी इनसाइड द CPU that stores frequently used data or instruction। ठीक है, एक्यूमुलेटर होल्ड करता है आपके डेटा को, टेम्परेरी तौर के ऊपर होल्ड करता है, या हम कह सकते हैं टेम्परेरी स्टोरेज फॉर द रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन परफॉर्म बाय द एरिया। तो अभी लगते हैं भाई होल्ड्स डेटा टेम्परेरी for the results of calculations performed by CPU, so ALU, performed by the ALU. Got it? It makes sense. Next part, identify the component in the CPU that is responsible for decoding an instruction. Identify the CPU component जो responsible है भाई डिकोड करवाना। जो भी CIR के पास जा रही है वो कंट्रोल यूनिट के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। हर चीज़ आपके किसकी मदद से चल रही है? कंट्रोल यूनिट की मदद से चलती है। तब आपके पास आंसर क्या आ गया? कंट्रोल यूनिट। अक्सर बोलते हैं सर डिकोडिंग तो CIR करते हैं, बट CIR के बाद डेटा कहाँ से आता है? रिस्पॉन्सिबल की बात की यहाँ पर देखो, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट इन द CPU। अगर वो साइकिल की बात करता, फेज की बात करता, वो न्यूमन की बात करता, तो हम बोलते हैं कि हाँ ठीक है वो CIR की बात कर रहा है, और ऑलरेडी वो ऊपर टेबल के अंदर CIR को पूछ चुका है, तो वो बार में दोबारा से आपसे क्यों पूछेगा? उसको मालूम है कि अगर मैं पूछता हूँ तो बच्चा ऊपर से डेफिनेशन नीचे लिख सकता है। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ द क्लॉक स्पीड कैन इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अ CPU। कि भाई क्लॉक स्पीड कैसे आपको इनहांस करती है, कि क्लॉक स्पीड जो है वो आपकी नंबर ऑफ साइकिल्स को इंक्रीज करती है, जो कि आपके क्या करता है? पर सेकंड परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देता है। साथ ही साथ आपके पास हाई स्पीड पर इसकी क्लॉक क्या करती है? आपके CPU के जितने भी प्रोसेस हैं, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके टाइम को, उनके प्रोसेस एरिया को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये एरिया अब हमारे पास आता है, सिंक्रोनाइजेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो हम यहाँ लिखते हैं भाई क्लॉक स्पीड determines नंबर ऑफ। अब साइकिल हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फेज डिकोड से साइकिल पे बात कर रहे होते हैं। फेज डिकोड एग्जीक्यूट cycles the CPU can perform per second। ठीक है, a higher clock speed allow the CPU to process more instructions। ठीक है, at the same time। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई डिटेल्स कि जिसमें हमने बता दिया कि भाई आपका कंप्यूटर किन किन जगहों के ऊपर आपके फुल स्पीड को कर सकता है। फर्दर मोर पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 6,
Question number 6 is all about like completing the paragraph, which I can see. Complete the paragraph about the asymmetric encryption. Question है कि the data can be encrypted using asymmetric encryption. Some of the term in the list will not be used. You may use a term more than once. आप एक से ज़्यादा वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है. So the question over here, it's all about like कि आपकी जितनी भी डिस्क्रिप्शन है वो किस तरीके से आपके लेकर चलेंगी. So अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, हमने देखा एल्गोरिथम, बाइनरी, साइफर टेक्स्ट, कंप्रेशन, एरर. अब जो जो यूज़ नहीं हो सकते, जो जो चीज़ें हमारे इसके अंदर पार्ट नहीं है, ठीक है, कि हमारा हिस्सा नहीं है कि हम उसमें इस्तेमाल नहीं करते, तो हम उसको करते हैं डिलीट करते हैं, कैंसिल करते हैं, ताकि हमें आसानी से याद रहे. जैसे हम बात करते हैं बाइनरी, बाइनरी का इसमें कोई काम नहीं है. कंप्रेशन कोई काम नहीं है, ठीक है. एरर इसका भी कोई काम नहीं है. हार्डवेयर जिसका भी काम नहीं है. हेक्साडेसिमल इसका भी काम नहीं है, ठीक है. अब जो चीज़ें रह गई हमारे पास, एल्गोरिथम रह गया, साइफर टेक्स्ट रह गया, मीनिंगलेस रह गया, प्लेन टेक्स्ट रह गया, प्राइवेट रह गया, पब्लिक रह गया, रीडेबल रह गया, ट्रांसमिशन रह गया और अनरीडेबल रह गया, ठीक है. तो अगर हम यहाँ पे बात करें, क्योंकि हम इनक्रिप्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम डेटा क्या कर रहे हैं, इनक्रिप्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास क्या है, रीडेबल वाला पार्ट जो है वो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा. कि भाई रीडेबल तो होता है कि आप डेटा अनइनक्रिप्ट यानी कि डिक्रिप्ट कर रहे हो, ठीक है. तो ये आपके एरियाज यहाँ पर मिस हो गए. अब रह गए वो पॉइंट आपका मीनिंगलेस, प्लेन टेक्स्ट, प्राइवेट, पब्लिक, ट्रांसमिशन और अनरीडेबल. क्योंकि ट्रांसमिशन की भी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें ट्रांसमिशन का भी कोई वर्ड नहीं, हमें इनक्रिप्ट करना है. अब हम अपने इन अल्फाजों को लेकर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर हमारे पास डेटा कैसे चल रहा है. डिस्क्राइब, और जो डेटा इज इनक्रिप्टेड यूजिंग एन एनक्रिप्शन की. दिस इज अ टाइप ऑफ डैश दैट स्क्रम्बल द डैश. इट इज अ टाइप ऑफ डैश दैट स्क्रम्बल द डैश. इट इज अ टाइप ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है. सबसे पहला पार्ट हमारे पास यहाँ पर आ गया. इट इज टाइप ऑफ द एल्गोरिथम दैट स्क्रम्बल द प्लेन टेक्स्ट. क्योंकि एल्गोरिथम किसको करेगा भाई, प्लेन टेक्स्ट को. आपका ये वाला इस्तेमाल हो गया प्लेन टेक्स्ट, ठीक है. टर्न्स प्लेन टेक्स्ट एंड टर्न इनटू डैश. भाई जब भी प्लेन टेक्स्ट कन्वर्ट होता है तो किस में होता है, साइफर टेक्स्ट में होता है. एक इनक्रिप्टेड कोड को कहा जाता है क्या, साइफर टेक्स्ट. दिस मेक्स द डेटा डैश. अब यहां पर मिस्टेक हो सकती है. अब यहां पे मिस्टेक किस में हो सकती है, इन दो के अंदर. दिस मेक्स द डेटा डैश, मीनिंगलेस, अनरीडेबल. अब जुमले को आप देखो, क्या हम बात करते हैं मीनिंगलेस का वर्ड कहां पे आता है, जब हम इसके डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे थे. हमने कहा था कि भाई इंक्रिप्शन जो है वो डेटा को यूजर के लिए क्या कर लेती है, मीनिंगलेस कर सकती है. कि भाई वो डेटा ले सकता है, वो उसके किसी काम का नहीं है, बट डेटा होता क्या है. यहां लिखा हुआ है मेक्स द डेटा, दिस मेक्स द डेटा अनरीडेबल. कि भाई एक बार जब आप उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हो, दिस मेक्स द डेटा अनरीडेबल. अ डैश की इज यूज्ड टू इनक्रिप्ट द डेटा. भाई आपकी सबसे पहले उसने बोला भाई अ डैश की, पब्लिक की. encrypt दे, दिस की कैन नॉट बी यूज टू डिक्रिप्ट द डेटा. क्योंकि असेमेंटिक में कभी भी सेम डेटा टाइप इस्तेमाल नहीं होती है, तो वो उसकी अपोजिट पे जाएगा, ठीक है. अ डैश की इज यूज टू डिक्रिप्ट द डेटा, सिंपल प्राइवेट की. उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे, एनी डिवाइस इज एबल टू रिक्वेस्ट द डैश की. भाई आपके पास कौन सी डिवाइस क्या कर सकती है, पब्लिक की को रिक्वेस्ट कर सकती है. और अगेन वो उससे कम्युनिकेट कैसे करेगी, प्राइवेट की से करेगी. आसान सा सवाल था, बट हाँ जो कन्फ्यूजन वाला पार्ट था वो ये वाला था कि मीनिंगलेस आएगा या अनरीडेबल आएगा.
कि दिस मेक्स द डेटा मीनिंगलेस, तो वो सूरत में हम साइबर अटैक की बात कर रहे हैं। यहाँ पे तो उसने बोला कि भाई डेटा क्या करेगा, वो अनरीडेबल होगा, उसको कोई पढ़ नहीं सकता। मीनिंगलेस का मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मतलब तो है ना उसका, इसलिए अनरीडेबल है कि वो पढ़ नहीं सकता। बट उसको अगर उसको उसकी की पता हो तो डेटा क्या करेगा, रीडेबल बन जाएगा डेटा। ठीक है, data can be encrypted using a semantic encryption. Give one reason why a person would use a semantic encryption instead of semantic encryption. कि भाई ये ज़्यादा सिक्योर है, इसमें पब्लिक और प्राइवेट की है, और अगर आप नेटवर्क में पब्लिक की शेयर भी करते हो, प्राइवेट की कभी भी ओवर द नेटवर्क शेयर नहीं होती। तो यहाँ पर आप सिंपल सा एक एग्जांपल दे सकते हैं, इट इज़ मोर सिक्योर बिकॉज the decryption key is private, is never shared over the network. ठीक है, ओवर द नेटवर्क ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 about like a student computer has a primary storage. One example of the primary storage is random access memory. Identify the other one. Very simple and easy. ROM. एक रैम होती है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, रोम होती है। पार्ट बी, एक्सप्लेन व्हाई रैम इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी स्टोरेज एंड नॉट द सेकेंडरी स्टोरेज। इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स आपने बच्चों ने की हैं। ठीक है, इसमें उसने बोला भाई प्राइमरी के बारे में बताने के लिए, बच्चों ने सेकेंडरी के बारे में ज़्यादा बताया कि ये नॉन वॉलेटाइल को सपोर्ट नहीं करता, ये नहीं करता। भाई आपने डायरेक्ट बताना है आपके प्राइमरी के बारे में। Explain why the RAM is an example of primary storage and not secondary storage. Number 1, directly access by CPU. ठीक है, सेकेंड हम कह सकते हैं इट इज वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, अब क्योंकि उसने आपको बोला है कि भाई आप इसको बताओगे कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, और ये आपको हेल्प आउट करता है, इट हेल्प्स टू रन प्रोग्राम्स। आप हाँ, आप ओवर द कंपैरिजन मेंशन कर सकते हो। रैम इज डायरेक्टली एक्सेस बाय सीपीयू बट नॉट सेकेंडरी। ठीक है, सेम बट और हाउ एवर सेकेंडरी इज नॉन वॉलेटाइल, आप ऐसे मेंशन कर सकते हो। वैसे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपने बताना है भाई रैम क्यों प्राइमरी है, क्यों ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पर ये वाला पार्ट भी खत्म होता है। अगर कंपेयर ना भी करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्ट सी, the student is editing a large video file for a project and during this process the RAM become full. This makes the computer crash. Describe how virtual memory could be used in this process to stop the computer crashing. यहाँ पर आपने उसको जो बात बताना है कि भाई वर्चुअल मेमोरी कैसे यूज होगी प्रोसेस को पूरा का पूरा के सिस्टम क्रैश ना हो। ठीक है, आपने वो सारी चीज़ें बतानी है इसको कि ये क्या कर सकता है। लाइक क्या कब इस्तेमाल होती है, व्हेन रैम पोर्शन और रैम इज फुल, a portion or a part of the secondary storage is allocated
to act as temporary RAM. ठीक है, जो भी हमारे पास पार्ट आ रहा है सबसे पहले कहाँ जाएगा भाई, रैम का जो पोर्शन है वो फुल हो गया है तो वो सेकेंडरी स्टोरेज के में से कुछ हिस्सा लेगा. उसके बाद डेटा नॉट करंटली इन यूज, जो यूज में नहीं है जिसको उसको एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत थी, इज स्वैप, वो स्वैप हो जाएगा कहाँ पर, फ्रॉम रैम टू वर्चुअल मेमोरी, रैम टू वर्चुअल मेमोरी. ठीक है, टू फ्री अप स्पेस, जो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंटिंग अ क्रैश. ठीक है, ये हमारे पास एडवांटेज है, वो एरिया दे देता है. और वंस द वर्क इज डन देन वर्चुअल मेमोरी जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, रेज्यूम हो जाती है. पार्ट डी, द कंप्यूटर यूजेस सॉलिड स्टेट ड्राइव फ्लैश स्टोरेज. गिव टू फीचर्स ऑफ सॉलिड स्टेट ड्राइव फ्लैश मेमोरी. ठीक है, आपकी फ्लैश मेमोरी है, इसके दो पार्ट आपने बताने हैं. फ्लैश मेमोरी सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, क्या होता है इसमें, नो मूविंग पार्ट दैट मेक्स इट स्मॉलर इन साइज. ठीक है, क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है तो ये हमारे पास स्मॉलर इन साइज हो जाता है. सेकेंड, फास्ट रीड एंड राइट स्पीड. अक्सर बच्चे लिखते हैं कैपेसिटी, भाई कैपेसिटी का मतलब होता है स्टोरेज कितनी ज़्यादा सवाल आएगा. उसने ये सवाल ही नहीं कि उसने बोला भाई फीचर्स क्या होते हैं, आप फ्लैश मेमोरी के फीचर्स बताओ कि वो फीचर्स क्या होते हैं. तो इसके फीचर्स ये कि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, जिसकी वजह से ये क्या बन जाता है, स्मॉलर इन साइज होता है. ये लेस हीट कंज्यूम करता है. ये फास्ट रीड एंड राइट स्पीड कैपेबिलिटी रखता है, कि पावर रखता है, ये बूटअप ज़्यादा फास्ट करता है. पार्ट टू, एग्जाम्पल्स ऑफ एसएसडी स्टोरेज. उसने बोला भाई एसएसडी की दो एग्जाम्पल्स आप मुझे बताओ. बहुत सिंपल है, क्योंकि एसएसडी के अलावा हमारे पास दो फ्लैश मेमोरीज हमारे पास हैं. एक हमारे पास आता है एसडी कार्ड, जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स या डिजिटल कैमरा या डीएसएलआर में इस्तेमाल किया जाता है. दूसरा हमारे पास आता है यूएसबी फ्लैश ड्राइव. पूरा लिखना है, सिर्फ यूएसबी लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. यूएसबी फ्लैश ड्राइव, ये दो एग्जांपल्स हमारे पास है किस चीज़ की, सॉलिड स्टेट ड्राइव की. क्वेश्चन नंबर 8, a robot is used to move car parts in a factory. One characteristics of the robot is that it is a mechanical structure. Give other. उसने पहले आपको बता दिया कि भाई इसका मैकेनिकल है, तो आप सेकंड के ऊपर आप जाओ, आप डिग्री ऑफ मूवमेंट बोल सकते हो. सॉरी, मैकेनिकल पर डिग्री ऑफ मूवमेंट आ गया, सॉरी. अब आपके पास हम यहाँ पे बोल सकते हैं सेंसर्स, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोग्रामेबल. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई यूज ऑफ सेंसर्स, ठीक है, या फिर प्रोग्रामेबल. ठीक है, एक लिखना है, दोनों में से कोई एक. द रोबोट हैज अ फर्मवेयर. स्टेट व्हाट इज मीन बाय द फर्मवेयर. लास्ट में भी हमने बात की थी कि फर्मवेयर की कैपेबिलिटी हमारे पास है. वो क्या कर रहा होता है, आपके लो लेवल डिवाइस का कंट्रोल अपने हाथ में रखता है. बट क्योंकि यहाँ पर रोबोट के बारे में बताया गया है, तो हमें रोबोट के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेंगी. कि यहाँ बोलेंगे भाई प्री डिफाइन, या आप अगर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इट्स प्रोवाइड
it provides low level control of robot हार्डवेयर। ठीक है, या प्री डिफाइंड इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स के लो लेवल के जो है वो यहाँ पे कर सकता है। सेकेंड पार्ट पे क्या बोल रहा है, इंटरप्ट आर जनरेटेड व्हेन द रोबोट इज ऑपरेटिंग इन द फैक्ट्री। गिव टू एग्जांपल ऑफ इंटरप्ट्स दैट मे बी जनरेट व्हेन द रोबोट इज इन द ऑपरेशन। अब आपने यहाँ पर दो बताने हैं इसको एरर। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे इंटरप्ट क्या है कि एक सिग्नल्स हैं, एक कोई हार्डवेयर कोई सॉफ्टवेयर कोई सिग्नल जनरेट करता है टूवर्ड्स द माइक्रो प्रोसेसर टूवर्ड्स द सिस्टम टू बी हैंडल्ड एज पर द प्रायोरिटी। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ सकते हैं, मल्टीपल आ सकते हैं, क्योंकि रोबोट फैक्टर में काम कर रहा है तो सेंसर्स आपको ऑप्टिकल्स को सही डेटा नहीं दे, कोई हार्डवेयर फेलियर हो जाए, कोई पावर फेलियर आपके पास आ जाए, कोई सॉफ्टवेयर फेलियर आपके पास आ जाए, या उसका जो पाथ है वो सही तरीके से डिफाइन नहीं है। तो सबसे बेस्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं हार्डवेयर फेलियर सॉफ्टवेयर फेलियर, या हम लिख सकते हैं रॉन्ग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसर, इनकरेक्ट पाथ और डायरेक्शंस कह सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास यहाँ पर चेंज हो सकती है। अब आप बोलोगे डायरेक्शन की स्पेलिंग कुछ ज़्यादा ही मैंने ज्वाइन कर दी। ठीक है, कि उनके जितने पाथ्स हैं इनकरेक्ट हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हमारे पास आ रही थी। गिव टू एडवांटेजेस टू द वर्कर इन द फैक्ट्री ऑफ यूजिंग द रोबोट्स टू मूव द कार पार्ट्स। कि भाई आपके कार पार्ट्स जो मूव हो रहे हैं उसके साथ क्या होगा। सबसे आसान है कि भाई रिड्यूस द रिस्क ऑफ द फिजिकल इंजरी फ्रॉम द लिफ्टिंग अ कार हैवी, क्योंकि कार पार्ट्स है तो सबसे ज़्यादा हैवी पार्ट्स आपके पास हैं, तो हम लिख सकते हैं भाई रिड्यूस द रिस्क ऑफ फिजिकल इंजरीज फ्रॉम लिफ्टिंग हैवी कार पार्ट्स। ठीक है, सेकंड हम कह सकते हैं कि भाई आपके वर्कर्स का जो है वो अब स्किल्ड, ठीक है, टू परफॉर्म मोर, वर्कर के अपने जो दूसरे काम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे वर्कर के बारे में हमारे पास है तो हम रोबोट के बारे में नहीं लिख सकते सब अच्छे तरीके से रोबोट कैन वर्क 24/7। बट यहाँ पे बता गिव टू एडवांटेज टू द वर्कर, कि वर्कर को क्या फ़ायदा है, वो कहीं अपना इंटरेस्ट किसी दूसरे काम में कर सकता है, मेंटेनेंस में लगा सकता है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम वर्कर्स कैन बी upskilled to perform more interesting tasks। ठीक है, E part, the robot have the ability to automatically adapt their own processes। State the meaning of the ability described। Adapt their own processes, ये सिर्फ एक ही जगह पर होता है आपके मशीन लर्निंग में। या फिर आप AI भी लिख सकते थे। ठीक है, तो दोनों ही इसके अंदर हमारे पास क्या एक्सेप्टेड है, क्योंकि मशीन लर्निंग भी इट्स अ फैमिली मेंबर ऑफ AI, तो ये वाला पार्ट भी यहाँ पर हमारे पास कवर अप हो सकता है। फर्दरमोर Question number 9. Each employee in a finance company has a computer and an electronic account. Each computer has an operating system. One function of the operating system is to manage memory. Describe the role of the operating system in managing a memory.
थोड़ा सा डिटेल क्वेश्चन ये आ गया कि जिसके अंदर वो बोल रहे हैं कि भाई मुझे आप बाकी चीज़ें नहीं बताओ, मुझे मेमोरी मैनेजमेंट का पार्ट बताओ कि मेमोरी मैनेजमेंट किस तरीके से चलता है। ठीक है, तो मेमोरी मैनेजमेंट की अगर हम बात यहाँ पे करें तो यहाँ पर हमारे पास मेमोरी आपकी लोकेट की जाती है, इंश्योर कराई जाती है डिफरेंट फेजेस के ऊपर, ईच अदर पार्ट के ऊपर। इट्स ऑल्सो मैनेज टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम रैम एंड वर्चुअल मेमोरी एज वेल। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मेंशन करनी होती है या करेंगे। सो वी कैन राइट ओवर हियर लाइक द OS allocate memory address to ensure different processes do not interfere with each other. It also manage the transfer of data between RAM and virtual memory. It also manage to restore free RAM. ठीक है, वेरी इजी एंड सिंपल बात, क्वेश्चन को समझना ज़रूरी था। अक्सर बच्चे इसमें मिस्टेक ही करते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में लिख के आ जाते हैं। यहाँ पर वो सिर्फ बात कर रहा है मैनेजिंग मेमोरी के बारे में, कि मैनेजिंग मेमोरी के बारे में आपने लिखना है ताकि बहुत आसानी से आप समझा सको इसको। पार्ट बी, फाइनेंस कंपनी इज कंसर्न दैट द हैकर में परफॉर्म अ ब्रूट फोर्स अटैक टू गेन एक्सेस टू एन एम्प्लॉय अकाउंट। ठीक है, कंसर्न है कि भाई ब्रूट फोर्स अटैक हो सकता है। Describe how the hacker would perform the brute force attack. Very simple. A hacker may use the software which is can be having a combination of multiple passwords. It can be done or it can be found. ठीक है, hacker use different password combinations on employee user account। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं, a hacker uses automated software to trial every possible combination of passwords। ठीक है, पार्ट 2, give 3 cyber security solution that could be used to help prevent a brute force attack from being successful। 3 हमारे पास यहाँ पर अकाउंट हैं, 3 हमारे पास एरियाज हैं जिनके ऊपर हम ये बात कर सकते हैं कि कौन सा डेटा आपके पास सबसे बेस्ट रहेगा इस सवाल को, यानी कि इनके जवाब देने के अंदर। सो आप लिमिट कर सकते हो अपने एक्सेस को। ठीक है, आप बायोमेट्रिक लगा सकते हो, आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हो इसके ऊपर। ठीक है, आपकी लिमिट कर सकते हो। सो यू कैन से बायोमेट्रिक, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, और हम कह सकते हैं
स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स या फिर लिमिटेड एक्सेस। ठीक है, एक्सेस लेवल के ऊपर भी हम जा सकते थे। पार्ट सी, द कंपनी यूजेस अ डिजिटल करेंसी टू परचेज अ न्यू कार। स्टेट व्हाट इज मीन बाय अ डिजिटल करेंसी। इट इज वेरी सिंपल, डिजिटल करेंसी मीन्स अ प्योरली डिजिटल, देयर इज अ नो फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ करेंसी। सो हम यहाँ पे बोलेंगे अ फॉर्म ऑफ करेंसी that exists only in digital or we can say electronical form. ठीक है। Last question of this paper is like the digital currency uses a process that involve a digital ledger. जब भी डिजिटल लेजर का वर्ड आ जाए, द लेजर हैज टाइम स्टैम्प ट्रांजेक्शन दैट कैन नॉट बी अल्टर्ड। तो हमारे पास सिर्फ एक ही है जब भी डिजिटल लेजर की बात आए, डिजिटल करेंसी की बात आए, ब्लॉकचेन। नॉट ब्लॉकचेनिंग, नॉट ब्लॉकिंग चेनिंग, सिर्फ ब्लॉकचेन। तो ये हमारे पास इंतहाई ईजी रहता है जब भी डिजिटल लेजर की बात की जाए जिसके अंदर टाइम स्टैम्प की बात कर रहा है कि वो अल्टर नहीं हो सकती, तो वो आपके पास सिर्फ एक क्या है, चेन ऑफ ब्लॉक है, जिसको हम आसान अल्फाजों में जो प्रॉपर टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं ब्लॉकचेन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं।